नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज़ ऋषिकेश एंड आज का हमारा लेक्चर है जो सेंट्रलाइज़ एडमिशन प्रोसेस 2022 की प्रोसेस के बारे में। तो एलएलबी की जो 2 एग्ज़ामिनेशंस होती है, महाराष्ट्र 5 इयर्स लॉ सीईटी और 3 इयर्स लॉ सीईटी, इन दोनों के रिज़ल्ट सितंबर महीने में आए थे और अभी इसकी सेंट्रलाइज़ एडमिशन प्रोसेस मतलब कैप राउंड शुरू होने वाली है। 5 इयर्स की जो कैप राउंड है वो 26th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो गई है और 3 इयर्स के जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं, उनकी कैप राउंड ये 30th ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो सीईटी सेल के मार्फत एक शेड्यूल भी रिलीज़ हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल देखेंगे एंड देन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी प्रोसीजर कैसे होती है और आपने क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूरा शेड्यूल दिया है कि कैप का राउंड कैसे चलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इनिशियल जो डेट्स है वो ऑलरेडी हमें पता है, आप उसको मतलब उसको इग्नोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कैप राउंड 1 दिया गया है, तो उसमें देखिए कि 9th नंबर की जो एंट्री है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसमें लिखा है कि डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज़ सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 1 मतलब टोटल सीट्स कितनी है, वैकेंसीज़ कितनी है, ये सब चीज़ें डिस्प्ले होंगी और ये 25th सितंबर से स्टार्ट होगा। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो है 26th ऑफ सितंबर से लेके 6th ऑफ अक्टूबर 2022 क्योंकि इतने टाइम पीरियड में तकरीबन ये 10 से 11 दिन का टाइम पीरियड दिया गया है। तो उसमें कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स एंड अदर देन महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स, एमएस और ओएमएस। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जैसे नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस या ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, स्पेशली जो फॉरेन में पढ़ रहे हैं और अभी उनको एलएलबी की डिग्री करनी है महाराष्ट्र से, इंडिया से, तो उनके लिए जो डेट्स है वो 26 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक है। लेकिन हमारे लिए फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट द टाइम फ्रेम टू अप्लाई फॉर दिस कैप राउंड 1 इज फ्रॉम 26 सितंबर टिल 6 ऑफ अक्टूबर। अब ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रूटिनी होती है और वो उसी दिन से स्टार्ट होती है जिस दिन से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और ये चलेगा 9th अक्टूबर तक। अब ये पूरा प्रोसीजर खत्म होने के बाद अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट राउंड 1 ये 10th अक्टूबर को आ जाएगी। बट इसमें कौन-सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं दी दी रहेगी। आपको बस ओवरऑल इतना पता चलेगा कि मेरिट लिस्ट में आपका जो रैंक है वो क्या है। अब यहाँ पे एलोकेशन राउंड 1 ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट कैप राउंड का रिजल्ट्स यहाँ पे आएँगे और ये उन्होंने बताया है 15th अक्टूबर को आएँगे, सुबह 10 बजे। हालाँकि ये डेट्स थोड़ी आगे-पीछे हो सकती है, पोस्टपोन हो सकती है, बट टेंटेटिवली बाय शेड्यूल ये 15th अक्टूबर को आना अपेक्षित है। और इस दिन आपको पता चलेगा कि व्हिच कॉलेज हैज़ बीन अलॉटेड टू यू और वहाँ पे एडमिशन आपको लेनी है या नहीं लेनी है। अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने तकरीबन 15, 16, 17, 18 ऐसे 4 दिन का टाइम दिया है, तो 15th अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा, से लेके 18th अक्टूबर तक प्रोसेस चलेगा। अब जिनको ऐसा कॉलेज मिला है जो कि उनकी पहली पसंद थी या प्रेफ़रेंस था, उन्होंने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना एक्सपेक्टेड है और जिनको रुकना है मतलब जिनको कोई कॉलेज मिला है लेकिन वो उनकी पहली पसंद नहीं थी, तो दीज़ पीपल कैन पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड। इनफैक्ट ऐसे भी लोग जो कि कुछ रीज़न से अगर फर्स्ट कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वो लोग भी सेकंड कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सेकंड कैप राउंड जो है वो स्टार्ट होगा 20th अक्टूबर से लेके 23rd अक्टूबर तक। इसमें 4 ही दिन दिए गए हैं। रीज़न ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने का काम होता है, ये सब पहले ही आपने कैप राउंड में किया है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ़ कॉलेजेस की जो लिस्ट है, उसको आपको एडिट करना होता है। तो आप कॉलेज की जो लिस्ट है वो जैसे है वैसे की वैसे भी रख सकते हैं या यदि अगर आपको उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी अलाउड है। तो उसके लिए 4 दिन का टाइम दिया गया है 20th अक्टूबर से लेके 23rd। इसका जो एलोकेशन राउंड है, मतलब जो कैप राउंड के सेकंड कैप राउंड के जो नतीजे हैं, वो 3rd ऑफ नवंबर को आएँगे एंड इस कैप राउंड में जो भी आपको कॉलेज मिलता है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 3rd, 4th एंड 5th नवंबर ऐसे 3 दिन का टाइम दिया गया है। एंड उसके बाद फिर फाइनली जो 3rd कैप राउंड होता है, एक्चुअली उसको टिपिकली कैप ना कहते हुए आइडियली उसको कहना चाहिए इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। तो कुछ-कुछ कॉलेजेस में जहाँ पे सीटें बची हुई है, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट लेवल राउंड होगा, जहाँ पे सीटें नहीं बची है, वहाँ पे ये राउंड नहीं होगा। तो इसके लिए डेट्स दिए गए हैं 7th ऑफ नवंबर से लेके 10th नवंबर तक और इसकी भी एक जो लिस्ट है, वो कॉलेजेस अपलोड कर देंगे प्रोबेबली ऑन 11th ऑफ नवंबर को एंड
20th नवंबर ये लास्ट डेट दिया है, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। तो दिस इज़ द कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल है ये 5 इयर्स कैप का है। इसके बाद हम लोग 3 इयर्स कैप का भी शेड्यूल देखते हैं तुरंत। कैप राउंड 1, यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन डेट स्टार्ट करने वाले हैं वो लोग 30 सितंबर से लेके 10th अक्टूबर तक, मतलब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 11 डेज का टाइम दिया है। इसमें आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और कॉलेजेस के जो नाम है उसको आपको वहाँ पे एडिट करना है, या आई वुड से कि उसके प्रेफरेंसेस सेट करने हैं। अब इसका जो रिजल्ट है वो आएगा 21st ऑफ अक्टूबर के दिन, एलोकेशन राउंड 1। फिर कैप राउंड 2 स्टार्ट होगी 4th नवंबर से लेके 10th नवंबर तक। उसके बाद इसके जो नतीजे हैं वो एलोकेशन राउंड 2 में आएंगे, ये 20th नवंबर को आएंगे। एंड उन्होंने लास्ट जो डेट दिया है, कट ऑफ डेट, ये दिया है 10th ऑफ दिसंबर। ठीक है, इसके बियॉन्ड एडमिशन नहीं होगा। इसमें भी जैसे 2 कैप के बाद इंस्टीट्यूट लेवल राउंड रहेगा, तो वो स्टार्ट होने वाला है 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक। ये जो दोनों फाइल्स है, ये वेबसाइट के ऊपर दी गई है, और यदि अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करते हैं तो ये दोनों पीडीएफ के मार्फत जो फाइल्स है वो मैं आपको दे दूंगा। तो दिस वाज द शॉर्ट शेड्यूल। अब ये पूरा शेड्यूल समझने के बाद वी विल मूव टू आवर इम्पोर्टेंट एंड नेक्स्ट टॉपिक, विच डील्स विद हाउ टू एग्जैक्टली फिल दी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस फॉर्म्स, कैप राउंड फॉर्म्स। तो इसमें अभी फिलहाल ये वीडियो मैं जब भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी फिलहाल सिर्फ 5 इयर्स के जो फॉर्म्स है वही ओपन हुए हैं। लेकिन 3 इयर्स के और 5 इयर्स के फॉर्म में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट 5 इयर्स के फॉर्म में सिर्फ आपको 10th और 12th के मार्क ही अपलोड करने होते हैं। जबकि 3 इयर्स में आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन, या फिर 10th, 12th ग्रेजुएशन, और इफ द केस इज एप्लीकेबल देन पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे 3 या 4 अलग-अलग किस्म की एजुकेशन लेवल्स आपको वहाँ पे अपलोड करने होता है। आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। बाकी जो प्रोसीजर है वो क्वालिटेटिवली सब सेम है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो जो जितने भी डिटेल्स मैं इस 5 इयर्स वाली वीडियो में बता रहा हूँ, वो सेम 3 इयर्स के जो कैप की प्रोसेस है उसके लिए भी एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक है? So this is our YouTube official YouTube channel under the brand name of Right Direction Academy, and my name is Rishikesh. So I will request you to please subscribe this particular channel. Okay. अब दोस्तों हम लोग लॉ सीईटी, क्लैट, लॉ की बाकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और प्लस लॉ के जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, इसके लिए भी पढ़ाते हैं। तो यदि अगर आपको कोई गाइडेंस या फिर कोई नोट्स, किसी तरीके की पढ़ाई का आपको कोई भी हेल्प या असिस्टेंस चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी हैव 2 ब्रांचेस इन मुंबई, वन इज इन थाने, अनदर वन इज इन दादर। ओके। सो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद लेटेस्ट फोटो लगेगा, फिर सिग्नेचर लगेगा ब्लैक पेन से, ब्लैक या ब्लू कोई भी चलेगा, प्रेफरेबली ब्लैक। फिर सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म, अगर ये आपके पास नहीं है, आपके कंप्यूटर में कहीं पे सेव किया है या किस नाम से किया है आपको याद नहीं है, तो नो इश्यूज, आप जो कैप का पोर्टल है वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, 12वीं की एचएससी की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट। अगर 3 इयर्स के जो स्टूडेंट है वो अगर फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर्स की मार्कशीट लगेंगे, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो उसके भी लगेंगे। फिर इसके बाद एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट करके कॉन्सेप्ट है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली ये कन्वर्जन सर्टिफिकेट किसको लगता है? तो ऐसे 10th और 12th के स्टूडेंट्स जिनका जिनका जो स्कोर है वो परसेंटेज फॉर्मेट में नहीं आया है, वो सीजीपीए या ग्रेड फॉर्मेट में आया है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू विल रिक्वायर ए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो वो उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है। और जो 3 इयर्स के स्टूडेंट हैं, तो उनके ग्रेजुएशन के जो भी मार्क है 6 सेमेस्टर के या 8 सेमेस्टर के, तो वो एक कागज पे उसकी समरी लिखना है कि टोटल हर सेमेस्टर में कितने मार्क मिले, आउट ऑफ कितने, और उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए होगी, तो उसके पिछला वाला जो ये वीडियो है इसी चैनल का, वो आप देख लेना। इसके बाद 10th नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू एससी, एसटी और ओबीसी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट लगेगा। देन सीवीसी मतलब कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसी, ये मैंडेटरी है। अगर आप में से किसी के पास ये सीवीसी नहीं होगा, तो आपने उसको अप्लाई करना चाहिए, और एप्लीकेशन गवर्नमेंट को मिला है इसका एक प्रूफ रहता है, उसको रिसीट कहते हैं या उसको एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। तो वो एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो उसके लिए फिजिकली हैंडीकैप का सर्टिफिकेट। उसके बाद 14 नंबर की डॉक्यूमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो प्रूव करती है कि आप महाराष्ट्र के रेसिडेंट हैं। तो ये प्रूव करने के 3 तरीके हैं। तीनों में से कोई भी एक तरीका एप्लीकेबल होगा।
आइदर आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है जो विद इन महाराष्ट्र आपका बर्थ हुआ है, उसका प्रूफ, या फिर आपने 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र से की है तो यू विल रिक्वायर अ स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, या फिर अगर ये दोनों नहीं है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चल जाएगी। अगर ये तीनों डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप ओएमएस कैटेगरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे। और रूल ये कहता है कि हर कॉलेज में जो 85% सीट्स है वो एमएस मतलब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड रहती है, तो उनका कट ऑफ थोड़ा सा कम लगेगा। और जो 15% सीट्स है वो ओएमएस कैटेगरी के लिए रहती है, तो उनका जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। तो दैट इज द रीजन कि इफ यू फिट इन द क्राइटेरिया देन यू शुड ट्राई टू गेट दिस सर्टिफिकेट, और ये आपको अपलोड करना वहाँ पे मैंडेटरी होगा। आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे जब ये आप स्टेट सीईटी सेल के ऊपर जाओगे, वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे 5 इयर्स लॉ सीईटी या 5 ईयर एलएलबी के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। वहाँ पे आप देख देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में कि सीबीएसई, आईजीसीएसई, आईसीएसई मार्क्स कन्वर्जन सर्टिफिकेट 2022 ये दिया है। तो इन केस अगर आपका 10th या 12th स्टैंडर्ड ऐसे किसी बोर्ड में से हुआ है, तो आप वहाँ से कन्वर्जन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड भी दिए गए हैं फॉर 5 इयर्स लॉ कैप 2022। तो ये डॉक्यूमेंट जो बाय एंड लार्ज मैंने यहाँ पे बताया है वही पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो देर इज नथिंग न्यू इन दैट। नाउ राइट हैंड साइड पे आप टॉप कॉर्नर पे देख सकते हैं कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ऐसे दो ऑप्शंस है। तो जो एकदम बिगिनर है तो उनके लिए पहला ऑप्शन है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना चाहिए। ठीक है। और वहां पे फिर क्लिक करने के बाद कुछ इस किस्म की विंडो ओपन होगी। वहां पे वो पूछेंगे कि हैव यू अपीयर्ड फॉर महाराष्ट्र एलएलबी 5 ईयर सीईटी 2022। तो आपको यस करना है। यस करने के बाद वो आपको एंटर एमएएच एलएलबी 5 ईयर सीईटी 2022 डिटेल्स पूछेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एप्लीकेशन आईडी पे आपको मिलेगा, और रोल नंबर जो है वो आपके हॉल टिकट के ऊपर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर हॉल टिकट होगा आपके पास तो अच्छी बात है। घूम गया है या कहीं पे आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया है तो अगेन वेबसाइट से आपको ये मिल सकता है। ठीक है, उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट इन केस इफ यू डू नॉट हैव द हॉल टिकट और द एप्लीकेशन नंबर, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट, डोंट वरी अबाउट इट। अ, उसके बाद ये दोनों चीज़ें आपने डालने के बाद क्लिक करोगे, तो फिर यहाँ पे एक और विंडो नीचे ओपन होगी, वैलिडेट एमएएच एलएलबी 5 ईयर सीटी स्कोर। तो कैंडिडेट नेम आएगा, आपका नाम, और वहाँ पे आपका स्कोर आएगा, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको दबाना है। तो जहाँ-जहाँ पे जो ग्रे एरिया है वहाँ पे मेरी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, इसके लिए उसको मैंने कंसील कर दिया है। बट आप जब भी इसको ओपन करेंगे तो आपको रिलेवेंट फील्ड जो है वो ओपन हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद का पेज कुछ इस किस्म से दिखेगा, जहाँ पे एक बेसिक रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेट करना है। मतलब आपको यहाँ पे टाइटल डालना है, मिस्टर या मिस या मिसेस। अगर कोई मैरिड होगा, कोई महिला तो मिसेस, अनमैरिड है तो मिस। एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अपना जेंडर नहीं रिवील करना है तो वो MRX करके आता है, वो भी डाल सकता है, या फिर मिस्टर, व्हिचएवर माइट बी एप्लीकेबल। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है एक्यूरेटली, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी ईमेल आईडी डालोगे और मोबाइल नंबर डालोगे, वो आपका खुद का होना चाहिए। वो ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपके खुद के नाम पे होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दोस्त के नाम पे सिम लिया है, या कोई दूसरा आपके भाई का सिम कार्ड आप यूज़ कर रहे हो। कोशिश यही करना कि आपका मोबाइल नंबर और आपका खुद का ईमेल आईडी जो आपके पास हमेशा एक्सेसिबल रहेगा, वो आप डालिएगा। रीज़न ये है कि इसके आगे जितने भी सब्सिक्वेंट कैप राउंड होंगे या कॉलेज के साथ आपका जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा, वार्तालाप होगा, और एडमिशन के टाइम पे आपको जो अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो ये सभी चीज़ों में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बेहद ज़रूरी होता है। इन फैक्ट इवन इफ यू विल फॉरगेट योर पासवर्ड, तो आपके मोबाइल नंबर के ओटीपी के माध्यम से उसको रिकवर किया जा सकता है। इसके लिए ये जो दोनों फ़ील्ड है ये ध्यान से डालना, और इसको कहीं पे लिख लेना या व्हाट्सएप के ऊपर अपने पेरेंट्स को इसको भेज देना, ताकि अगर आप भूल भी जाओगे तो आपको याद रहेगा। पासवर्ड आप रैंडमली आपका जो नाम है वो @123 कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का नाम है अक्षय, तो वो लिखेगा अक्षय @123। आप ऐसा सिंपल सा पासवर्ड रख सकते हैं, बट इट इज़ अप टू यू। बट जो भी चीज़ें आप रखोगे कहीं न कहीं आपने नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नोट डाउन नहीं करेंगे, तो एंड टाइम पे फिर शायद अगर आप भूल जाते हो तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। उसके आगे फिर कुछ इस किस्म से आपका ये विंडो ओपन होगा। ओके, या ये वही विंडो है। द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे ये सब फील्ड्स ब्लैंक थे, यहाँ पे भरे हुए हैं। ठीक है। अब ये होने के बाद आपको एक एसएमएस आएगा आपके मोबाइल पे, जो नंबर आपने दिया है। एट द सेम टाइम यहाँ पे डियर
आपका पूरा नाम, और यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी इज L5, और आगे जो भी है रहेगा। अब यहाँ पे ये जो लॉगिन आईडी है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ पे ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, तो उसको कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के ऊपर, एसएमएस के ऊपर कहीं ना कहीं उसको सेव करना है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर लॉगिन आईडी, और पासवर्ड तो आपने यहीं पे सेट किया है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड सेट हुआ है और यहाँ पे लॉगिन आईडी हुआ है, ठीक है। अब ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये पासवर्ड जो आपके याद होना चाहिए और ये लॉगिन आईडी जो आप कॉपी पेस्ट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे, या प्रोसीड टू लॉगिन इस बटन पे क्लिक करने के बाद वहां पे आपको वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेगा, यू टू प्रेस लॉगिन, और वो होने के बाद ऐसे विंडो ओपन होगी। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जब तक इनकम्प्लीट है तब तक वो इनकम्प्लीट ये वर्ड दिखाएगा, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि क्या-क्या फील्ड आपको भरने हैं, जैसे प्रोफाइल, एड्रेस, कैंडिडेचर टाइप, कैटेगरी एंड माइनॉरिटी स्टेटस, सोशल रिजर्वेशंस, आपका क्वालिफिकेशन, फिर फोटो और सिग्नेचर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फी और कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म। और ये सब चीजें होने के बाद फिर आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस भी भरने पड़ेंगे, ठीक है। सो वंस यू क्लिक ऑन प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, अ विंडो लाइक दिस विल बी ओपनड इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे आपको टाइटल, आपका नाम, बेसिक डिटेल डालने हैं, ये सब चीजें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, एनुअल फैमिली इनकम, तो वहां पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे वट एवर इनकम जो है वो ट्रू अगर आप डालते हैं तो भी ठीक है, अगर आपको रिवील नहीं करना है, अगर आप नहीं डालते हो तो भी ठीक है, बट कुछ ना कुछ फील्ड वहां पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो ये होने के बाद यू हैव टू प्रेस ऑन सेव एंड नेक्स्ट। अब ये होने के बाद आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पे ओपन होगा, तो फिर कंट्री इंडिया, एड्रेस लाइन, अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट है तो उसकी कंट्री अलग आएगी, एड्रेस जो भी है, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, विलेज, पिन कोड वगैरह वगैरह। अगर आपको पिन कोड नहीं पता है तो आपके आधार कार्ड के ऊपर वो दिया रहेगा, या फिर आप एक बार आप जिस एरिया में रहते हो उसको गूगल कर लेना, पिन कोड गूगल से आपको मिल जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट दबाने के बाद तीसरी विंडो है कैंडिडेचर टाइप की, तो यहाँ पे सिलेक्ट यूर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन। तो आपका एलिजिबिलिटी एक तो 12वीं कक्षा हो सकता है या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो सकता है, ये दो ही चीजें होती है जो 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट होती है, एक तो खुद 12th स्टैंडर्ड या फिर इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ये होने के बाद वहां पे पूछेगा कि हैव यू पास्ड एसएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग इट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो विद इन महाराष्ट्र है तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करना, फिर आप ओएमएस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाओगे। हैव यू पास क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब कक्षा 12वीं फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो उसका जो जो भी आंसर है यस या नो रहेगा, तो आप उसको अकॉर्डिंगली क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अगर आपने 12वीं क्लियर नहीं की है तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप कैप के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने 12वीं क्लियर की है लेकिन विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं की है, तो फिर आप नो करिए, ठीक है। मतलब आपने किया तो है बट विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र करेंगे तो वो नो आएगा। तो कैंडिडेचर टाइप आपका उस हिसाब से बदलेगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करने के बाद ये विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे कैंडिडेचर टाइप, जैसे आई हैव डन माय इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो मैंने वही चीज यहाँ पे फिल की है। फिर हैव यू पास एसएससी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यस, तो आई पास्ड इट फ्रॉम स्कूल इन थाने। उसके बाद जो भी रिलेवेंट पार्ट है वो आप डाल सकते हैं, इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ लोगे तो समझ जाओगे। डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र यस करना है आपको, अगर आप है तो, नहीं है तो नो करिए, ठीक है। आगे बढ़ता है। अब ये सब होने के बाद जो डिटेल्स मैंने फिल की है तो उसके अकॉर्डिंगली आई बिलोंग टू टाइप ए महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेचर, मतलब आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, आई हैव completed my SSC and HSC from Maharashtra, एंड दैट इज द रीजन आई एम अ टाइप ए कैंडिडेट। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका सही सही आंसर अगर आप दे दोगे तो कैंडिडेचर उस हिसाब से ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू डिटेल्स रिगार्डिंग द कैंडिडेचर टाइप। आगे बढ़ते हैं। अब ये होने के बाद यहाँ पे आपका वो ऑर्फन कैटेगरी एंड माइनॉरिटी स्टेटस पूछेगा, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स का देहांत हो गया है कोविड में, या फिर किसी रीजन से उनके माता पिता नहीं है, तो आर यू एन ऑर्फन में वो लोग यस करेंगे, अदरवाइज इट शुड बी नो। कैटेगरी में दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज लाइक ओपन, ओपन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस, फिर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, डीटी, वीजी विमुक्त जाति, उसके बाद नोमैडिक ट्राइब 1, नोमैडिक ट्राइब 2, नोमैडिक ट्राइब 3, ओबीसी एंड एसबीसी, इतनी सारी कैटेगरीज है होती है। अब जो भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे, प्लीज मेक श्योर
कि यू शुड हैव द रिलेवेंट सर्टिफिकेट फॉर दैट। आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, लेकिन आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, का सीधा मतलब है कि आप उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के ही कंफर्म करेगी कि वेदर यू रियली बिलोंग टू दैट कैटेगरी और नॉट। इसके लिए अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, तो स्ट्रेट अवे आप वो ओपन डाल देना। अगर है तो ही वो डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब वहाँ पे वो ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आगे जाके अगले कॉलम में, अगले स्लाइड्स में वो लोग पूछेंगे ज़रूर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलॉन्ग करते हो, जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लाइक गुजराती और हिंदी और सिंधी और कन्नड़ा, या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम्स या फिर क्रिश्चियंस एक्सेट्रा, तो व्हिचएवर माइट बी द केस आप उसको येस या नो डाल दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे सोशल रिजर्वेशन आएगा, तो आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, अप्रोप्रिएटली येस नो आपको डालना है। एंड आर यू एन एक्टिव सर्विसमैन और सन और डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, येस नो जो भी है डालना है। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जैसे जीएलसी वगैरह है, वहाँ पे डिफेंस का कोटा होता है, तो उस कोटे में आपको थोड़े से कम मार्क के ऊपर वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है। लेकिन अगेन यू हैव टू शो द सर्टिफिकेट, तो अगर सही में है तो आप उसको क्लिक करिए, अदरवाइज यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शंस। तो मैंने दोनों जगह पे नो नो डाला है, सेवन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे क्वालिफिकेशन के डिटेल्स आपको डालने हैं। 5 ईयर के जो स्टूडेंट है उनको 2 ही डालने हैं, 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। जो 3 इयर्स के स्टूडेंट रहेंगे वो उनको 3 आएगा, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेंशन किया है तो उनको 4 आएँगे, 10th, 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो आपको ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर जाना है, फिर ऐसे विंडो ओपन होगी। अब वहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट द बोर्ड, फिर बोर्ड का नाम, उसके बाद अदर बोर्ड नेम ऑटोमेटिकली वो ग्रे कलर ब्लैंक आएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपको कितने मार्क मिले हैं, आउट ऑफ कितने मिले हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंग्लिश में मार्क्स आपको कितने हैं, क्योंकि आप देखना कि आपका जो लॉ का ये होता है कि ओवरऑल जो कोर्स है उसमें इंग्लिश आपकी डिसेंट होनी चाहिए। प्लस मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट प्रिटी श्योर अबाउट दिस, बट ये मार्क पूछने का रीज़न ये एक हो सकता है कि जब ये 2 कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो अगर क्लैश होता है, तो मे बी वो लोग लीगल एप्टीट्यूड जैसा कोई टॉपिक का स्कोर आपका कंसीडर करेंगे, और अगर वो भी क्लैश होता है तो वो इंग्लिश का जिसका मार्क ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। ये एक मतलब एक पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट दिस मे बी द रीज़न कि उन्होंने वो मार्क्स पूछे हैं। यहाँ पे सीट नंबर मैंडेटरी नहीं है डालना, बट डालेंगे तो अच्छी बात है। पासिंग मंथ और ईयर डालना पड़ेगा, दैट इज़ अ मैंडेटरी कॉलम। ये होने के बाद फिर आपके जो 10th स्टैंडर्ड के एसएससी के जो भी पर्टिकुलर रिजल्ट है वो यहाँ पे ऐसे दिखाएँगे। अगर उसको आपको एडिट करना है या डिलीट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्शन करके है, वो आपको क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली एचएससी या इंजीनियरिंग डिप्लोमा के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एंड ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे तो सेम दूसरा विंडो ओपन हो जाएगा। देन यू हैव टू फिल द सेम थिंग्स, बोर्ड कौन से बोर्ड से हुआ है, उसके बाद आपको कितने मार्क मिले कितने में से, इंग्लिश में स्कोर क्या था, वगैरह, वगैरह, वगैरह। अगर वहाँ पे इंग्लिश नहीं था, मान के चलिए आपको 12th स्टैंडर्ड में, या फिर जैसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा में हमें नहीं था, तो हमें कम्युनिकेशन स्किल्स करके एक टॉपिक था, उसके मार्क भी अगर आप डाल दोगे तो भी इट इज़ ओके। सीट नंबर, पासिंग मंथ और ईयर सेम रहेगा, जो भी पर्टिकुलरली आपके रिजल्ट्स में दिया है, तो आपको सेव करना है। सेव करने के बाद ये इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे 2 क्वालिफ़िकेशन आपने ऐड किए हैं, एसएससी और एचएससी, या फिर एसएससी और इंजीनियरिंग डिप्लोमा। ये होने के बाद फिर आपको यहाँ पे आपकी जो पहचान है, जैसे आपका फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर, ये अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपका देखिए फ़ोटोग्राफ शुड बी नेसेसरीली बिटवीन 4 केबी टू 100 केबी। अब देखिए सिंपलेस्ट वे क्या है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पासपोर्ट साइज़ ही फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, अगर है तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ एक कोई भी अच्छा कैमरा से आप एक डिसेंट सा सेल्फी खींचिए और वहाँ पे अपने आप को व्हाट्सएप पे वो डाउनलोड कर लेना भेज के, और वो जो पर्टिकुलरली फ़ाइल है जेपीजी, तो उसको किसी भी गूगल के ऊपर किसी भी वेबसाइट पे आप गूगल के ऊपर डाल दीजिए इमेज कंप्रेसर करके, और वहाँ पे वो फ़ोटो अपलोड करना, और उसके आउटपुट में उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा-सा डिग्रेड करना। जैसे अगर आपका कोई बहुत ही 50-60 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, तो आपका जो एक फ़ोटो है वो 1 या 2 एमबी का आएगा। अब अगर आप बताइए कि 60-70 हज़ार लोगों का 1-1 एमबी का अगर फ़ोटो लेने लगे, तो सर्वर के ऊपर कितना लोड आएगा? इसके लिए उन्होंने यहाँ पे ये 100 केबी का दिया है। 4 केबी मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जो फ़ोटो है वो एकदम ही उसकी क्वालिटी खराब रहेगी, और 100 केबी के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। तो इसके दरमियान
कोई भी केबी का फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपका फ़ोटो जो है वो ज़्यादा साइज़ का रहेगा एमबीज़ में, तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ब्राउज़र। गूगल के ऊपर बहुत सारे ऐसे आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मिलेंगे। वो होने के बाद आपकी सिग्नेचर इट शुड बी बिटवीन 1 केबी टू 30 केबी। जो चीज़ें मैंने फ़ोटो के बारे में कही है, वो सब चीज़ें यहाँ पे भी सेम लागू पड़ती है। अब नीचे जो दिया है डायमेंशन ऑफ सिग्नेचर या इंश्योर दैट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ गुड क्वालिटी, इसमें फिर डायमेंशन ऑफ फोटोग्राफ, ये सब चीजें का ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि एक बार आपका फोटोग्राफ ये 4 केबी से लेके 100 केबी के बीच में आ रहा है और सिग्नेचर 1 केबी से लेके 30 केबी के बीच में आ रही है, तो वो कितना सेंटीमीटर विड्थ का है, हाइट का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द कंप्यूटर विल सिंपली एक्सेप्ट इट। तो आपको चूज फाइल में जाना है, ब्राउज करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और फिर अपलोड फोटो दबाना है। अपलोड फोटो नहीं दबाएंगे, अपलोड साइन नहीं दबाएंगे, तब तक वो अपलोड नहीं होगा। तो जो भी फ़ोटो है यहाँ पे दिखेगा, जिसको मैंने ग्रे करके रखा है, और जो भी सिग्नेचर है वो यहाँ पे दिखेगी। अगेन मैंने उसको ग्रे करके रख दिया है। सेव एंड नेक्स्ट आपको दबाना है। फिर आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब जो मैं बोल रहा था कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, हॉल टिकट डाउनलोड और स्कोर कार्ड, ये कहाँ से मिलेगा? तो ये यहाँ से मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है क्लिक हियर टू डाउनलोड सीईटी की एप्लीकेशन इनसाइड लॉगिन, फिर क्लिक हियर टू डाउनलोड हॉल टिकट इनसाइड लॉगिन एंड क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कोर कार्ड। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। अब ये तीनों चारों डॉक्यूमेंट जो भी है, वो आपके पास आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में कहीं पे सेव रहेंगे। तो आपको अपलोड करना है, ब्राउज़ करना है और उसको सिलेक्ट करना है। फिर एसएससी का मार्कशीट और एचएससी का। तो दिस इज़ प्रीटी ईज़ी। वो होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। फिर ये विंडो ओपन होगी और एक बार आपने सभी डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं, वो होने के बाद इस तरीके से दिखेगा। देखिए यहाँ पे अपलोड के विंडो में ऐसे नॉर्थ साइड में डायरेक्शन वाला एक एरो दिख रहा है, जो कि बताता है कि अभी तक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं किया है। और यहाँ पे व्यू में आपको एक मैग्नीफायर ग्लास दिखा रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फोटो या एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म की जगह पे कुछ और ही अपलोड कर देते हैं। स्कोर कार्ड की जगह पे हॉल टिकट अपलोड कर दिया। तो ये कन्फ्यूजन ना होने के लिए एक बार उसको व्यू ज़रूर करिए। एंड इफ यू थिंक यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक, तो उसको डिलीट करके फिर से आप अपलोड कर सकते हैं। जब ये आपका सब चीज़ें सक्सेसफुली अपलोड हो जाएँगी, तो योर विंडो शुड लुक लाइक दिस। ये होने के बाद फिर इस तरीके से आपका कन्फर्म एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोफाइल खुलेगा। यहाँ पे आपके पूरे डिटेल्स, जैसे कि कैंडिडेट का फुल नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें आएँगी। राइट हैंड साइड में फ़ोटो आएगा, फिर सीईटी की डिटेल, एड्रेस डिटेल, वही सब चीज़ें जो आपने भरी है, उसी का एक समराइज़ फॉर्मेट में इसमें दिया जाएगा। नाउ यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आधा कंप्लीट हुआ है। तो आपको क्लिक करना है कि आई हैव रेड ऑल द रूल्स एंड एडमिशंस, रूल्स ऑफ एडमिशन एंड ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस रूल्स आई हैव फिल्ड दिस एप्लीकेशन, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दिस इज नथिंग बट एन अंडरटेकिंग कि मैंने सब चीजें पढ़ ली है, मैंने जो जानकारी दी है वो सही है, एंड मैं मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंफर्म कर रहा हूँ। सो वंस यू आर डन विद दिस, प्रेस ऑन कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म एंड टिल नाउ यू हैव फिल्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन अभी तक कैब की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैब की प्रोसेस कंप्लीट होने के पहले प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करिए, उसके ऊपर क्लिक करना, इधर आप प्रिंट ले लीजिए या सेव एज करके सीईटी का सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट से जो मिलने वाली एप्लीकेशन फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं आप डाउनलोड करके रख देना, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द कॉलेज यू विल रिक्वायर दिस डॉक्यूमेंट। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका कॉलेज सिलेक्शन का। अब लेफ्ट हैंड साइड में वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि सिलेक्ट कॉलेजेस या कॉलेज प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप थोड़ा ध्यान देना। शॉर्टलिस्ट ऑप्शन, सेट प्रेफरेंसेस, लॉक ऑप्शन फॉर्म। तो शॉर्टलिस्ट ऑप्शंस में जाने के बाद वंस यू विल सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की है और वहां पे बीबीए एलएलबी ये कोर्स सिलेक्ट किया है, तो ये दो कॉलेज मेरे सामने आए हैं। तो पहले तो आपको सब कॉलेजेस ऐड करने हैं। अब बहुतों को लगता है कि सर मैं पहला ये करूंगा फिर बाद में ये करूंगा तो दिक्कत होगा क्या? नहीं, आपको जितने भी कॉलेजेस आपको चाहिए, 10 12 15 16 या 100, जितने मर्जी चाहे, वो सब आप ऐड करते जाइए पहले। प्रेफरेंसेस तो बाद में लगाने पड़ेंगे। तो सिलेक्ट सिलेक्ट करके आप ऐड करना, जैसे ये दोनों कॉलेज मैंने ऐड किए हैं। और वो दोनों के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे येलो कलर का जो बटन है, ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। वंस यू विल डू दैट, तो यहाँ पे ऐसा विंडो ओपन होगा, सिलेक्टेड ऑप्शंस एडेड सक्सेसफुली। ये करके फिर बाकी यूनिवर्सिटीज से, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के 2 ऑप्शंस, पुणे यूनिवर्सिटी के 4 ऑप्शंस, एक्स वाई जेड, ऐसे करते करते आप इसको भरते जाओगे। अब जितने भी कॉलेज आपने ऐड किए हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पे इसको अपलोड किया है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी दिख रही है, लेकिन अभी तक प्रेफरेंस नंबर नहीं दिख रहा है। एक बार मैं उसको कंफर्म कर दूंगा, अब मुझे ये पूछेगा कि प्रेफरेंस नंबर भरना है।
सेट प्रेफरेंस। अब सबसे पहले आप देखना कि गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जीएलसी, इसके ऊपर मैंने पहले क्लिक किया तो वो नंबर 1 दिख रहा है। फिर दूसरा बटन मैंने दबाया गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ए रोड चर्चगेट मुंबई, ये सेल्फ फाइनेंस्ड है। जीएलसी में 180 ऐसी सीटें हैं जिसमें आपकी फीस 6,270 है, और 60 सीट्स ऐसी है जिसमें फीस 12,000 कुछ 500 या 670 कुछ है। तो फीस का ही फ़र्क है। तो 180 प्लस 60 240 सीट्स इस कॉलेज में होंगी, और यहाँ पे वन जिस फॉर्मेट में और जिस सीरीज़ में क्रोनोलॉजी में आप क्लिक करते जाओगे, वो वैसे-वैसे नंबर दिखाते जाएगा। तो जीएलसी पहला नंबर मैंने क्लिक किया था तो वो फर्स्ट दिखा रहा है, फिर दूसरा मैंने क्लिक किया था वो सेकंड दिखा रहा है। ऐसे करते-करते 3, 4, 5, 6 मिनिमम 15 कॉलेजेस अपने डालने चाहिए, मिनिमम 15। अब ऐसा रूल कुछ नहीं है, आप 1 भी डाल सकते हो, आप पूरे 100 भी डाल सकते हो, 140 भी डाल सकते हो, लेकिन क्यों 15 या 20 आपने डालना चाहिए? बिकॉज़ लेट अस अज़्यूम कि आपका स्कोर है 100 मार्क, और अगर आपको जीएलसी में एडमिशन चाहिए, बट आप श्योर नहीं है कि उसमें आपको मिले, नहीं मिले एडमिशन, तो आप 2 ही कॉलेज डालते हैं और तीसरा एक और कॉलेज डाल देते हैं। लेट अस अज़्यूम कि आपने प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। अब ये दोनों तीनों कॉलेजेस जो सिलेक्ट किए हैं, ये सभियों का कट ऑफ 100 के ऊपर क्लोज हुआ, 102 103 के दरमियान। तो आपको ये तीनों कॉलेज नहीं मिले, क्योंकि वो लोग जितना मार्क्स मांग रहे हैं उतनी आपकी जेब में नहीं है। और क्योंकि आपने ये तीन ही कॉलेज डाले थे, आपने दूसरा कोई कॉलेज नहीं डाला था, तो जो अदरवाइज मिल सकता था, मतलब 100 के नीचे जिनका कट ऑफ क्लोज हुआ है, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसको आपने मांगा नहीं। मतलब जो चीज़ आपने माँगी वो आपके मार्क अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, और जो आपके मार्क अफ़ोर्ड कर सकता है वो आपने भरा ही नहीं। तो ये ना होने के लिए यू मेक श्योर कि आप सब कॉलेजेस डालिए और उसमें प्रेफ़रेंसेस आपके एस्पिरेशन के हिसाब से ही डालिए। इसकी चिंता मत करना कि आपका स्कोर कितना है और वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं। आप खाली आपकी तरफ से वो जो कॉलेज है, वो ऐड करके उसको प्रेफ़रेंस डालने का काम करिए। बाकी कॉलेज अलॉट करना ना करना, ये तो सॉफ्टवेयर करेगा, ये सीईटी सेल करेगी। ठीक है? तो मिनिमम 16-15 कॉलेजेस आप डालिए। ओके। अब डालने के बाद फाइनली जब ये आप पूरा ये ऑप्शन फिल इन करोगे, तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर विंडो, जहाँ पे आप देखिए कि प्रेफ़रेंस अनुसार आपको सब चीज़ें दिखेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जीएलसी नंबर 1 प्रेफ़रेंस पे, उसके बाद जीएलसी सेल्फ फाइनेंस नंबर 2 प्रेफ़रेंस, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई थाने सब कैंपस, बीबीएलएलबी नंबर 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट दिखेगी। अगर इस लिस्ट में कुछ चेंजेस करने हैं, आप कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट आपकी फाइनल है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन कन्फर्म, और फिर वो होने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, चेंज और अल्टर योर कॉलेज प्रेफरेंसेस वंस यू कन्फर्म इट। बट इन रियलिटी ये भले ऐसा डायलॉग बॉक्स आया, फिर भी देयर इज एन ऑप्शन कि हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, मतलब 6 अक्टूबर तक आप इसको कितनी भी मर्तबा चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू विद दैट। तो आप बस उसको कंफर्म कर दीजिए। अब लेट अस अस्यूम कि अगर आपको उसको करना है, मान के चलिए उसको बदलना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आप देखना कि अ, ये वाली विंडो में लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वहाँ पे आप देखिए कि दूसरा जो ऑप्शन है, वो दिया है अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म। तो यू हैव टू क्लिक ऑन अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर यहाँ पे पूछेगा कि आई वांट टू अनलॉक माय ऑप्शन फॉर्म, क्लिक करना। तो आप उसको टिक करना है और अनलॉक करना है, फिर फॉर्म आपका अनलॉक हो जाएगा। एक बार ये फॉर्म अनलॉक हो गया एप्लीकेशन फॉर्म, तो नीचे जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी अनलॉक हो जाएगी, ठीक है? और वो आप जैसे मर्जी चाहे वैसे आप उसको बदल सकते हैं। वो बदलने के बाद फिर से आपको वही करना है, आई हैव रेड ऑल द रूल्स ऑफ एडमिशन वगैरह, और फिर से उसको लॉक करना है। तो ये लॉक अनलॉक कितनी भी बार कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ कि जब तक आप पूरा लॉक नहीं करेंगे, तब तक वो फाइनल है, आपका एप्लीकेशन ये माना नहीं जाएगा। तो मेक श्योर कि 6 अक्टूबर के पहले आप इसको किसी भी हालत में लॉक करें, ठीक है? तो कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर कैप राउंड। तो आपने कैप को सक्सेसफुली अप्लाई किया है। अब जब उसके नतीजे आएँगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन-सा कॉलेज मिला है और कौन-सा कॉलेज आपको नहीं मिला है। सो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये 3 इयर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी सेम रहेगी, with whatever the minor differences which I have told them. ये पूरा वीडियो होने के बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू विजिट अवर वेबसाइट कॉल्ड एज www.rightdirectionacademy.com, और यहाँ पे आपका नेम, लोकेशन, कोर्स और कॉन्टैक्ट नंबर, स्पेशली योर व्हाट्सएप नंबर, ये चीज़ें सेंड करिए। ये सब डिटेल्स हमें हमारे पास मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली माई टीम विल कॉन्टैक्ट यू, और उसके मार्फत आप जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। Apart from that, if you want to personally meet me, then probably you can get our contact number from Google or some social sites like Justdial या Sulekha.com,
और हमारी 2 जगह पे ब्रांचेस है, थाने और दादर। तो फेस टू फेस हम लोग विद एन अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। तो दोस्तों आज यहीं पे हम लोग रुक जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको हेल्प किया होगा। आपको इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आपके जो भी ऐसे दोस्त हैं, जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म भर रहे हैं, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। हमारा चैनल जो है वो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके आप शेयर करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।